ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो सकता कि जिसमें इससे रिलेटेबल क्वेश्चंस ना निकले हो। कि ऐसा यूनिट सिस्टम के हिसाब से हमने 7 क्वांटिटीज को, 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम दिया है। मैं पहले लिखता हूं, शुरुआत करता हूं एक बहुत छोटे से यूनिट से। एग्जांपल के रूप में मैंने इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट और ऐड हो जाता है, जिसके बाद इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। क्या कंसेप्ट है पता है? बहुत छोटी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है और आपको पहले से पता नहीं था। बचपन में अपने दादा दादी या परदादा दादा दादी के जमाने में भी ये कंसेप्ट था, अभी आप बोलोगे भी सही। द एक्सप्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी, हाथी को हाथी में, घोड़े को घोड़े में और लायन को लायन में, ठीक है, मतलब सरकार सही डायमेंशन वाले, सेम डायमेंशन वाले का ही एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वनरा। स्वागत है आप सभी का एक छोटे से चैप्टर के मोटे से टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत छोटा सा चैप्टर, आपको भी ये बात पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूरी 11th 12th में कोई ऐसा कंसेप्ट की जो हर चैप्टर के साथ, हर फॉर्मूले के साथ, हर कंसेप्ट के साथ मिक्स हो सकता है, तो वो है डायमेंशंस। आपने इसकी इंपॉर्टेंस देखी होगी या फिर देखोगे भी सही, जब भी कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे या फिर सीबीएसई बोर्ड 12th की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर भी इससे रिलेटेबल क्वेश्चंस दिखेंगे। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो सकता कि जिसमें इससे रिलेटेबल क्वेश्चंस ना निकले हो। तो आज के सेशन में हम ये चीजें समझने वाले हैं कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, हम क्यों फोर्स, एनर्जी इसको इस टाइप के फॉर्मूले में लिखते हैं, ये कैसे लिखा जाता है, इसके रिलेटेबल कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में, नीट में और अपनी सीबीएसई बोर्ड में या फिर सीयूटी में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको आज के सेशन के बाद एकदम 100% श्योरिटी के साथ कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले यह समझो कि हम लिखते क्यों हैं इस डायमेंशनल फॉर्मूला का, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या बात है इसकी। तो कोई भी इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, सुनना मेरी बात, कोई भी इक्वेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ताकि हाउ विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड। मतलब कि सीधी बात यह है कि हम कोई भी फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे कि जिससे पता चलेगा कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का कितनी बार यूज हुआ है। एग्जांपल के रूप में जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू m1 l1 t-2, जहां पर m1 मतलब कि मास का एक बार यूज हुआ है, L1 लेंथ का एक बार यूज हुआ है। फोर्स की इक्वेशन में, फोर्स की जो फंडामेंटल एक इक्वेशन बनाई जाएगी जिसमें ये यूज हुआ है। फिर t-2 मतलब टाइम का 2 बार यूज हुआ है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में होगी क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, वैसी कुछ बात एनर्जी की, मास का एक बार, लेंथ का 2 बार और टाइम की, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा एनर्जी का, तो वहां पर फंडामेंटल बेसिस पे जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वहां पर टाइम 2 बार आएगा, वो भी डिनोमिनेटर में आएगा, लेंथ 2 बार आएगी, वो ऊपर आएगी। तो ये सीधा देख के पता चला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंस होती है डायमेंशनल फॉर्मूला की। एग्जांपल के रूप में पहली बात है लेंथ, ये लेंथ, तो सीधी बात है कि लेंथ में एक बार लेंथ का यूज होगा, ठीक है, डिस्टेंस लेंथ कहा जाएगा। ये एरिया, एरिया हमें पता है लेंथ इंटू लेंथ, इसका मतलब हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर लिखा गया है। वॉल्यूम लेंथ इंटू एल बी एच भी लिखा जा सकता है, या क्यूब है तो एल एल एल, तो 3 टाइम्स एल, तो एल का क्यूब लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन आएगा कि सर ये मतलब एल एम टी वगैरह वगैरह जैसी क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो फंडामेंटल कहलाई जाती है। अब दिमाग में वापस कंफ्यूजन आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब मेजॉरिटी क्राउड को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार वापस बता देता हूं कि ऐसा यूनिट सिस्टम के हिसाब से हमने 7 क्वांटिटीज को, 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम दिया है, रिप्रेजेंट किया है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें लेंथ आती है, ठीक है सर, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ऐसे ब्रैकेट में एल से। मास आता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। फिर टाइम टी आता है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी ब्रैकेट में। फिर इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर ए में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या कई कई किताबों में आप देख सकते हो कि आई के रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगेन थीटा के फॉर्म में भी कई कई बार यूज किया जाएगा, या कई कई बार इसको केल्विन के नाम से, के से ब्रैकेट में भी सजाया जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल,
केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन हल्का फुल्का कभी कभार अपने सिलेबस में आ गया है तो इसको मोल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और बात आएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको CD कैंडेला से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बहुत लास्ट के दो है, बहुत कम यूज होंगे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बात यूज होनी चाहिए कि फंडामेंटल यानी क्या, फंडामेंटल जो बेसिक क्वांटिटी होती है। तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये 5 का ज्यादा हम पर यूज करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे वो कहीं ना कहीं MLTA के फॉर्म में ही आपको दिखाई देगी, करेक्ट। तो देख, पहली जो मैंने बताई थी फोर्स, फिर ये एनर्जी, ऐसे लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा, देख पहले हमने सीखा कि क्यों आता है, ठीक है, फॉर्मूला क्यों यूज में लिखा जाता है, ठीक है। पावर रिप्रेजेंट करेगी कितनी बार यूज हुआ है, और ये MLT से पता चलेगा कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब बात याद है कि लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे इसको डिराइव किया जाता है, या कैसे इसको फॉर्म किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, समझना मेरी बात। सारे कंफ्यूजन इस डायमेंशनल एनालिसिस से क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी ये चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। एग्जांपल के रूप में मैं पहले लिखता हूं, शुरुआत करता हूं एक बहुत छोटे से यूनिट से। एग्जांपल के रूप में मैंने शुरुआत की है वेलोसिटी से। पहला मैंने वेलोसिटी लिखा। क्या आपको पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। देखिए ये फॉर्मूला आना जरूरी है, फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अब हर कोई एप्लीकेशन के आपके फॉर्मूला पहले से पता थोड़ी होंगे बेटा, तो मेजॉरिटी के आपको पता होंगे, और जैसे जैसे फिजिक्स की कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये फॉर्मूला आप याद रखते जाओगे, ठीक है। तो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं एक तरह से लेंथ ही, और अपॉन करके टाइम, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वेलोसिटी की अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो आ जाएगी सर L1, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1। बहुत बेहतरीन, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब दूसरा एक एक्सेलरेशन लिखता हूं, एक्सेलरेशन, ठीक है सर। एक्सेलरेशन का देखना, याद रखना एक्सेलरेशन होता क्या है एक्चुअल में, सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन। अब एक तरह से देखो तो वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो या फिर सीधा ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकते हैं। तो सर लिख सकता हूं मैं इसको L1 t-1, ठीक है। ऊपर वाला ही मैंने चिपका दिया यहां पर, और टाइम भी -1, तो ऊपर जाएगा, टाइम -1 नहीं 1 लिखा जाएगा ना, डिनोमिनेटर में ही है, ऊपर ले जाऊंगा तब 1 होगा, ठीक है। टी भी 1 ऊपर चला जाएगा तो सर L1 टी की पावर -2, ये आ गया। यहां पर m लिखा नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ, m0 है यहां पर। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। वैसे सेम फोर्स का लिखते हैं, वैसे ही सेम फोर्स का लिखते हैं, ठीक है सर। ये आ गया फोर्स। क्या आपको पता है फोर्स की एक बेसिक सी इक्वेशन होती है, फोर्स की एक बेसिक सी इक्वेशन होती है F = मा, ठीक है। मा मतलब सर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मतलब ये छोटे छोटे वर्ड है, आप साथ में ऐसा हो पता ना हो तो लिखते जाना, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैंने लिख लिया यहां पर फोर्स, मास यानी होता है केजी में, या फिर मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा m1, ठीक है, ये भी बढ़िया है। और एक्सेलरेशन ऊपर वाली इक्वेशन ही L1 t-2। देखिए इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, अगर नहीं पता तो एक्सेलरेशन का वापस डिराइव कर लो, एक्सेलरेशन का नहीं पता, वेलोसिटी का नहीं पता, वापस डिराइव कर लो। तो बेसिक से आप डिराइव कर सकते हो, इसमें कोई भी बेटा रटने वाली बात नहीं है, ठीक है, रटना नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर नहीं याद है बेटा तो जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे याद रहता जाएगा, ठीक है जी। अब देख m1 L1 t-2, तो फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा पूरा m1 L1 t-2, ठीक है। और दो के बनाए जा सकते हैं, इसलिए देखिए फोर्स का मैंने पहले लिख दिया था, फोर्स = m1 L1 t-2। इसको है ना याद रखने में भी कभी कभी और समझदारी है, इस वजह से क्योंकि फोर्स का डायरेक्टली ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो यूज में आ सकता है, कई बार डायरेक्टली यूज में आ सकता है। एग्जांपल के रूप में देख, मैं क्वेश्चन करवाता हूं यहां पर कि मान लीजिए कि अपने पास से वर्क तीन हुए थे ना, 4, ठीक है। 4 नंबर पे वर्क या वर्क डन, जो भी आप लिखना चाहो। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर। अगर आपको फोर्स का याद है तो फायदे में रहोगे। कैसे कि देख फोर्स का याद है तो सीधा सीधा लिख लिया m1 L1 t-2, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट का लिखा है तो L1 सीधा सीधा आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, m1 L2 t-2। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। वर्क जूल में होता है तो जूल का भी ये बोला जा सकता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t-2 होता है। अब ऐसे ही आप प्रेशर का भी फाइंड कर सकते हो, इससे ऐसे ही आप यहां पर प्रेशर का भी फाइंड कर सकते हो। प्रेशर एक तरह से होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये याद नहीं है तो जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ोगे वैसे वैसे ये चीजें याद रहती जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, फॉर्मूला याद ना रहे तो। लेकिन हल्के फुल्के फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। अभी से मैं आपको पूछ लूं कि भाई विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बताइए, तो आपको शायद ना आता हो, क्योंकि उसका
जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो आपने अभी नहीं पढ़ा है, आपको पता भी नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। तो जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे फॉर्मूला पढ़ते जाओगे, याद रहता जाएगा। कोई कोई का आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो अगर आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, स्कूल एग्जामिनेशन में तो, लेकिन आपको मेथड पता होनी चाहिए, कंसेप्ट कोर के पता होना चाहिए, ये बड़ी बात होगी। ठीक है सर, फोर्स अपॉन एरिया, क्या फोर्स को लिखा जा सकता है ऊपर वाले टर्म्स के हिसाब से m1 L1 T-2। मैंने इसलिए बोला था कि इसको याद रखने में समझदारी है। एरिया को लिखा जाएगा एरिया लेंथ इंटू लेंथ, L2 लिख दिया। ठीक है, बढ़िया सर, L2 लिख दिया। अब देख L2 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L -1, क्योंकि ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, 1 -2 तो -1 बचेगा, T⁻²। कोई गलती करूँ तो मुझे बताना। ठीक है सर, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वैसे ही मैं एक छोटा सा काम आपको भी सौंप रहा हूं कि इसमें है ना, आप एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिख के बताना। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख के बताना। मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं। अगर काइनेटिक एनर्जी से इक्वेशन बना रहे हो, तो सर ये बन जाएगी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेशन बनाओगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी आपने, तो mgh के फॉर्मूले से भी बना सकते हो। g वहां पर एक्सेलरेशन है, h वहां पर हाइट है, वैसे फॉर्मूले से आप यूज कर सकते हो। बनाने की कोशिश करना, आपको लास्ट में ऐसा फॉर्मूला मिलेगा m1 L2 T-2। ये चेक करना, वेरीफाई करना कि ये सही है या नहीं। ये वेरीफाई करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सही है कि नहीं। मैंने तो लिख दिया लिखने के खातिर, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश की है कि एनर्जी और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप याद भी रख लोगे तब फायदे में रहोगे। वर्क और एनर्जी का दोनों का सेमी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, याद रखना, और ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कहानी हुई कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट और ऐड हो जाता है, जिसके बाद इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। क्या कंसेप्ट है पता है? बहुत छोटी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है और आपको पहले से पता नहीं था। बचपन में अपने दादा दादी या परदादा दादा दादी के जमाने में भी ये कंसेप्ट था। अभी आप बोलोगे भी सही, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी एप्लीकेशन, मतलब ये कंसेप्ट कहता क्या है, फिर उसको रिलेट करवाऊंगा अपने जमाने के दादा दादी वाले से। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय द सिंबल्स, मतलब समेशन किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, इक्वल टू, लेसर देन, ग्रेटर देन वाली साइन जहां पर भी मिलेगी वहां पर दोनों साइड जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। एग्जांपल के रूप में मैं यहां पर कोई डब्बा लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने ये डब्बा, ठीक है, मतलब ये एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, ये तीसरी क्वांटिटी, तो इन दोनों के बीच में अगर समेशन कर रहा हूं या सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं या इक्वल टू करके मैं लिख रहा हूं, तो ये सारी का डायमेंशन, ये सारे क्वांटिटी का डायमेंशन या फिर यूनिट होगा वो सेम ही होगा। इन सब का यूनिट होगा वो सेम ही होगा। मतलब यहां पर अगर मीटर है तो ये सारे मीटर 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 में होंगे, ये सारे मीटर 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 में। यहां पर एक जगह अगर न्यूटन है तो यहां पर सारे न्यूटन 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 होंगे। मतलब एक तरह से मैं बता ये रहा हूं कि अगर मास है तो सारी क्वांटिटी मास को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऐसा कभी सुना है कि 2 मीटर लेंथ में 3 kg ऐड किया, बन गया 5 न्यूटन? ऐसा कभी थोड़ी होता है भाई। मीटर में मीटर ऐड किया जाएगा, केजी में केजी ऐड किया जाएगा। हाँ जी, सेम डायमेंशनल वाले को ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, इक्वल टू किया जाता है, लेसर देन, ग्रेटर देन, मतलब कंपैरिजन किया जाता है। सेम क्वांटिटी वाले को किया जाता है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन वाले को ही ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा कोई रूल नहीं। हम किसकी बात बता रहे हैं? एडिशन सब्सट्रैक्शन की। और ये भी कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात नहीं है? देख, बचपन में दादा दादी मतलब कभी भी कहानी सुनाते होंगे तो आपको बताए होंगे, एक शेर था, इस शेर में दूसरा शेर मिला, 2 और शेर मिल गए उनको, तो कितना बन गया? 1.25 शेर बन गए। तो वहां पर आप शेर को शेर में ऐड करते थे ना। बहुत छोटा सा लेकिन हंसने वाला एग्जाम्पल है कि देख, यहां पर 2 शेर आप लेके बैठे हो और साथ में हरण मिल गया तो 3 गधे बन गए। हाँ, 2 शेर 1 हिरन मिलके बना लिया 3 गधे। ऐसे नहीं होगा ना। सेम डायमेंशनल वाले को ऐड किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, 2 शेर थे, 1 शेर चला गया, कितना बचा? 1। 2 शेर थे, 1 हिरन चला गया, कितना बचा? 3 गधे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सीधी बात ये बताना चाहता हूं बेटा मैं कि सेम डायमेंशनल वाले को ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको हंसने वाली बात लगेगी कि क्या ही समझा रहे हैं, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन देखना बेटा, अब इसकी एप्लीकेशन देखना, समझो।
क्वेश्चंस देखो, देख पहला क्वेश्चन अपने सामने, एक बार खुद से कोशिश करो तो देखो तो समझो तो क्या पूछा है। द एक्सप्रेशन, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान देना यहां पर, कोशिश अगर कर पाओ तो पहले साथ साथ ही कर लेना, ठीक है। एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ अ वेलोसिटी, इसका मतलब कि पहले वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है, विथ टाइम टी, टी वहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन में वापस लिखता हूं एक बार, ठीक है। v इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस करके बी टी, डिनोमिनेटर में लिखा गया है c प्लस टी, ये इक्वेशन है, c प्लस टी, ये इक्वेशन है। अब हमें बताना है डायमेंशन ऑफ एबीसी, एबीसी मतलब तीनों मल्टीप्लीकेशन में। अब देख जो हमने समझा था वही है। आपने तो बोला था सर शेर वाली कहानी समझाई थी, क्यों नहीं चला ये टक, ठीक है। आपने तो सर शेर वाली कहानी बताई थी कि शेर में शेयरेड किया जाएगा, भाई वो तो समझने के लिए ना, वो तो समझने के लिए, क्वेश्चंस तो इस फॉर्म में पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो तो इसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो हमें यहां पर अपनी एप्लीकेशन, अपना कंसेप्ट को बिठाना है कि कैसे यूज किया जाएगा, तभी न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं बेटा। कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करता है, दैट्स ऑल्सो ट्रिक। देख तो हमें यह पता चलेगा पहले कि टी है वो रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है यहां पर टाइम और सी एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं, तो इनका डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि C का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन जितना होगा, और टाइम का डायमेंशन क्या है, T1। ये बढ़िया बात है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या यहां पर आपको नहीं लग रहा है कि ये सारे का समेशन किया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा यूनिट होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा होगा वह भी वेलोसिटी के इक्वल होगा। वेलोसिटी में ही ऐड किया जा रहा है ना, देख यहां पर वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, पूरा डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा, जी हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में समेशन है। तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल हुआ होगा सर, a इंटू टी स्क्वायर के इक्वल हुआ होगा। जहां पर वेलोसिटी का डायमेंशन लिखने का तरीका क्या था, L1 T-1। अब याद नहीं आ रहे थे, मैंने तो इतनी इनफ प्रैक्टिस कर ली इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो वेलोसिटी अलग से डिराइव कर लो, फिर बता दो, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। समय के साथ साथ प्रैक्टिस बढ़ेगी तो तुम भी डायरेक्ट लिख पाओगे, ठीक है। अब ए का डायमेंशन तो हमें निकालना है, और टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 2 इस तरफ आएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा, -2 इसमें ऐड होगा तो -3 हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन यहां पर मिल रहा है हमें L1 टी की पावर -3 जी। बढ़िया बात, हाँ, इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं लग रही। अगर आपको लिख रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है जी। और क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ाता हूं, दूसरे पार्ट की ओर जाता हूं। दूसरा पार्ट मतलब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करता हूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा सर, बी टी, डिनोमिनेटर में C प्लस टी। अब एक बात समझना, वेलोसिटी यानी कितना हो गया, L1 T1, L1 T-1, ठीक है सर, T-1। बी का डायमेंशन तो हमें निकालना है, टी टाइम का डायमेंशन ही होगा, ठीक है। तो T1 लिख लिया, T लिख लिया, T1 भी लिख सकते हो, T भी लिख सकते हो, ठीक है जी, बढ़िया। एक आगे देख, C प्लस टी क्या हो जाएगा, ये C प्लस टी कहता है कि दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब कि टाइम में टाइम ऐड किया जाएगा, तो यहां पर जी हमें मिलेगा टाइम, तो ये मैंने लिख लिया T1। अब छोटी सी बात ये है कि T1 एक दूसरे को मार डालेंगे, भाई और बहनों। B का यूनिट अपने पास आ रहा है, दैट B यूनिट इज इक्वल टू L1 टी की पावर -1। क्या बात सही लग रही है आपको, हाँ, L1 टी की पावर -1। तो यहां पर हमारा मेजर काम खत्म होता है, बस हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन और करनी है कि इन A डॉट B डॉट C, मतलब तीनों का डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये काम हमें करना है। अब A का डायमेंशन क्या है जी, एक बार देखो अच्छे से, L1 T-3, L1 T-3। B का डायमेंशन क्या, एक बार अच्छे से देखो, L1 T-1, L1 T-1। और C का डायमेंशन क्या है जी, एक बार देख लो अच्छे से, C का डायमेंशन अपने पास जी मिल रहा है T की पावर 1। अब क्या पता चल रहा है, T की पावर 1 एक दूसरे को मार डालेंगे जी। अब बच क्या रहा है सर, M तो यहां पर है ही नहीं, तो M 0 हो जाएगा। दूसरा पार्ट M 0, अब L एक बार, दो बार, तो L की पावर 2 T-3। तो यहां से आंसर बन रहा है M0 L2 T की पावर -3। सो राइट ऑप्शन विल बी दिख रहा सर का डी। एक बार देख लो अच्छे से, इसमें कोई भी आपत्ति लग रही हो तो आपको देखो। एक बार हमने क्या फाइंड किया है सर, पहले ये
ए का डायमेंशन फाइंड किया है, दूसरी बार बी का डायमेंशन हमने फाइंड किया है, और तीसरे केस में हमने सी का डायमेंशन फाइंड किया है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें पूछा गया था एबीसी, हमने डिराइव कर लिया। बहुत छोटी सी ये बात थी। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, 5 सेकंड का 10 सेकंड का पोज ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देख लो अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज दिस इक्वेशन। वी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का साइन है। अब तुम्हें यह याद होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखवाई थी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन मैंने लिखवाया था m1 L2 t की पावर -2। ठीक है, ये बात हमें पता है। फिर ax², जहां पर x है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन अंडर रूट में x प्लस b, तो डायमेंशन पूछा गया a²/b का, a²/b का डायमेंशन हमें पूछा गया है। जी बढ़िया। अब देखो एक बार, क्या हमें यह पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि जो भी इस रूट एक्स का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों के बीच में समेशन है, और समेशन है तब पता है हमें कि सर दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी इसको ऐड किया जा सकता है। तो हमने लिखा b इज इक्वल टू रूट में x। रूट में x मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा सर l की पावर 1/2। तो b का डायमेंशन हमें पहले पता चल गया, b का डायमेंशन हो जाएगा l की पावर 1/2। अब निकालते हैं हम डायमेंशन किसका, ए का डायमेंशन हम निकालते हैं। ठीक है जी बढ़िया। अब देख इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो इक्वेशन थी उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, v का डायमेंशन m1 L2 t की पावर -2। ठीक है, ये हमने v का डायमेंशन लिखा है, a का डायमेंशन हमें पता नहीं है। ठीक है, x का डायमेंशन सर l की पावर 2, क्योंकि x² है ना, l की पावर 2। अब थोड़ा सा समझ, ये रूट x और प्लस b, तो दोनों का डायमेंशन तो सेम ही है तभी तो ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि इसका डायमेंशन मैं लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो l की पावर 1/2। अब ऊपर 2 है, नीचे 1/2, 1/2 ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएगा l/2। देखना अच्छे से इसको, L 2 - 1/2, ये हो जाएगा 3/2। ये लिखा जाएगा m1 L2 t की पावर -2, ये l/2, l की पावर 3/2 इस तरफ आ जाएगा। भाई बहनों, a का डायमेंशन हमें मिल रहा है, a का डायमेंशन हमें मिल रहा है m1 l की पावर 2 - 3/2 और t की पावर -2। तो लिखा जाएगा डायमेंशन इसका m1। अब 4 5 में से निकाला जाएगा l की पावर 2 2 4 4 माइनस में 1/2, और ये आ जाएगा माइनस में 1/2 नहीं, हाँ पॉजिटिव में होगा ना, हाँ पॉजिटिव में लिखा जाएगा 1/2 और t की पावर -2। एक बार देख लो, इसमें कोई भी आपत्ति लग रही है तो मुझे बताओ, a और b का डायमेंशन आपको निकालना आया कि नहीं आया, a और b का डायमेंशन आपको निकालना आया कि नहीं आया। देख, तो a और b का डायमेंशन निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो सीधी कैलकुलेशन आ जाएगी, उसके बाद सीधी यहां से कैलकुलेशन पर लॉजिक वाली बात आ जाएगी। पहले b का डायमेंशन निकाला, कैसे निकाला सर, b और दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा क्योंकि बीच में पॉजिटिव की साइन है। ठीक है, b का डायमेंशन निकाल लिया। यहां पर सर क्योंकि ये पता चल रहा है सर कि पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा, ये वेलोसिटी की इक्वल होगी, वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, और ये भी एनर्जी की इक्वल होगी। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पहले से पता है क्या, m1 L2 t -2। तो हमने यहां से सीधा लिख लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां से L2 आपस में मर गए, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा सोल्व फिर, क्योंकि हमें सिर्फ a का डायमेंशन निकालना है इस इक्वेशन से, a का डायमेंशन निकालना है, तो ये a उसका डायमेंशन निकालना है। देख, तो सीधा से L2 कैंसिल आउट हो गया, l/2 यहां पर आ जाएगा, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से पता चलेगा m1 l की पावर 1/2 और t की पावर हो जाएगी -2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था वो देखते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि a² डिवाइड बाई b, मतलब हमें पूछा गया था कि a का स्क्वायर करो डिवाइड बाई b करो, फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला दिखाओ। ठीक है, तो देख a² a मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा m2 l की पावर 1/2, तो 1 हो जाएगी, t की पावर -4। डिवीजन में आ जाएगा b एज इट इज l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा गुरुजी, माइनस चला जाएगा तो 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2, तो लिखा जाएगा m2 l की पावर 1/2 और t की पावर -4। एक बार अच्छे से देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे ख्याल से चिकारा भाई का सी ऑप्शन, अगेन विन। देख लो एक बार अच्छे से, अरे देख ले जी, देख ले आराम से इसको देख ले। कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो पूछ ले कमेंट बॉक्स में, और समझ में आई तो स्वाहा लिखना आपका कर्तव्य बनता है मेरे लाल। करेक्ट, यहां तक की बात आगे बढ़ाया जाए।
एक और क्वेश्चन की ओर। पहले हमने जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन किया, अब नीट 2024 का, और आपके सामने एक सेंट्रल स्कूल का क्वेश्चन है जो एक बार जेईई मेंस पे और नीट में भी पूछा गया और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना क्या ये क्वेश्चन अपने पास, क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन है। रियल गैस के लिए इसको एप्लीकेबल, P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर होता है। ये पढ़ते थे बचपन में, लेकिन इसमें भी कोई करेक्शन होता है रियल गैस में, क्योंकि हम पहले आइडियल के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जैसे रियल में कन्वर्ट करते हो चीजें थोड़ी सी करेक्ट करनी पड़ती है। वो करेक्ट वाली इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर, जहां पर V वॉल्यूम है, V माइनस ब्रैकेट में V माइनस B कोई कॉन्स्टेंट है, A भी यहां पर कोई कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है कुछ, ये हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू RT आ गया है। ठीक है, RT आ गया है इस इक्वेशन में। अब हमें यह पूछा गया है भाई कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ऐसा यूनिट। हाँ ठीक है, मतलब सीधी बात यह है कि हमें A और B के डायमेंशन निकालने, ये हमारा क्वेश्चन है। हेंस राइट द ऐसा यूनिट ऑफ A एंड B लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा वह समझना है। देखना, तो हम वही वाली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती थी ना कि हाथी को हाथी में, घोड़े को घोड़े में और लायन को लायन में। ठीक है, मतलब सर्कल सही डायमेंशन वाले, सेम डायमेंशन वाले का ही एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, आप इस पिंकी वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि वॉल्यूम V और B का डायमेंशन सेम होना ही चाहिए। तो इस कहानी के हिसाब से मुझे B का डायमेंशन, क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन L³ होता है, जी हाँ L³, तो B का डायमेंशन मुझे पता चल गया L³। ठीक है, और एक चीज मैं करता हूं, चलो हरा हरा कलर ले लिया, हरा हरा कलर से लिखता हूं। देखिए P प्लस A बाई वी स्क्वायर, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि P का डायमेंशन जो होगा, प्रेशर का जो भी डायमेंशन होगा, वही एज इट इज डायमेंशन होगा A बाई वी स्क्वायर का। यहां पर V क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन में बताया रखा होगा, इस वाले में शायद नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये है। ठीक है, V यहां पर वॉल्यूम है, तो इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब बात यह आएगी कि प्रेशर क्या होता है, तो अगर देख, क्योंकि हर किसी का डायमेंशन रटा थोड़ी जा सकता है बेटा, तो हर टाइम पे हर डायमेंशन फॉर्मूला हमें याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो अलग से कहीं कोपचे में एक बार कोशिश कर लो निकालने की कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता था सर, m1 L1 T-2, एरिया यानी L2, ये लिखा करते थे हम। ठीक है, वैसे ही सेम डायमेंशन फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, तो m1 L1 T-2 फोर्स हो गया, अपन करके एरिया लिखा जाएगा ना। मैं देख रिवाइज करवा रहा हूं, पिछले मतलब शुरुआत में भी हमने लिखा था प्रेशर का, तो डिनोमिनेटर में आ गया L⁻²। क्या लिखा जाएगा सर, यहां पर A का डायमेंशन एज इट इज और V वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वॉल्यूम खुद में होता है L³, अब इसका भी स्क्वायर, तो इंटू 2 हो जाएगा, L⁻6 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा यहां पर लिख देता हूं L⁻6। बहुत बढ़िया सर, अब L⁻6 है और यहां पर 2 है, तो काटापीटी कर दो तो यहां 4 बचेगा, 4 ऊपर लेके आओगे तो ये टोटल 5 हो जाएगा। तो A का डायमेंशन यहां पर हो जाएगा m1 L⁻4 + 1 मतलब 5 और T⁻²। एक बार अच्छे से इसको देखो बेटा, हो सकता है ये MLT वाली कहानी हो, कैलकुलेशन वाली कहानी, MLT वाली तो है ही, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन इतनी भी कंफ्यूजिंग नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, जितना आप समझ रहे हो, बस एक बार खुद से कैलकुलेट करोगे तो समझ में आती जाएगी चीजें, तब चीजें खुद से समझ में आती जाएगी कि बस ये हाँ इधर उधर करने की चीजें, सोल्व करने की चीजें, बस मैथ्स ही है। एक बार फिजिक्स समझ लो कि सेम डायमेंशन वालों को ऐड किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद तो कहानी बहुत सिंपल है। तो B का डायमेंशन L³ मिलेगा हमें, जी हाँ वॉल्यूम के इक्वल होगा, और A का डायमेंशन m1 L5 T⁻²। इसमें कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो खुद से सुधार लेना, मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक यहां पर नहीं है। तो देख, मैंने आपको यह सिखाया कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब कैसे लिखा जाता है वह भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, हल्के फुल्के एग्जाम्पल करवाए थे, अब ये पूछे जा सकते हैं, या फिर आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट भी बना हुआ होगा, वैसे डिराइव भी किया जा सकता है। मैं वापस बताता हूं, हर किसी का फॉर्मूला हमें बेटा याद नहीं होता है, जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये चीजें फॉर्मूला याद रहती जाएगी, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब, तो वहां पर हम डिराइव कर लेंगे। लेकिन हर फिजिक्स का चैप्टर आप पढ़ो तो वहां पर कोई भी नया फॉर्मूला है तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन आप निकाल पाओ। जी हाँ, बढ़िया। फिर इसके फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में समझा, क्योंकि MLTA मोस्ट ऑफ द कहानी यहाँ के इसके आसपास ही घूमेगी, तो इसके बेसिस पे मैंने जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे मैंने करवाए, ये मेन कंसेप्ट होगा बेटा। ठीक है, तो कहानी समझाई, उसके बाद एक जेईई का क्वेश्चन, एक नीट का क्वेश्चन, एक स्कूल का क्वेश्चन मैंने करवाया, और बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ चैलेंज होमवर्क में दे रहा हूं, एज अ चैलेंज होमवर्क में दे रहा हूं आपको। कमेंट करके ये 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, इस 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके देना है।
देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। ये पहला क्वेश्चन आपको बताना है, नंबर 1, ये क्वेश्चन HW1। ठीक है, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और ये HW2 इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी साथ साथ बता देना कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर मुश्किलें लग रही है, तो उस टॉपिक को हम पूरा खोलेंगे और उस टॉपिक के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन थी डायमेंशन की, कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बनाया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे क्वेश्चन थे। ऐसी डायमेंशन की बहुत सारी कहानियां हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस हिसाब के टॉपिक पे कोई एक ऐसा सेशन चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।